डॉक्टर प्रताप चाटसे जी जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के कोऑर्डिनेटर है और बहुत ही बड़े इतिहासकार और संशोधक हैं। उन्होंने सर जेम्स प्रिंसेप पर बहुत ही अनोखी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। उसके साथ साथ नागपुर के डॉक्टर प्रियदर्शी खोब्रागड़े, जिनके नाम में ही प्रियदर्शी है और वे जाने माने इतिहासकार है, उन्होंने भी सर प्रिंसेप जी के जयंती के उपलक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई। 1836-37 का साल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस लिपि को लेकर अंग्रेज संशोधकों को रॉयल एशियाटिक संस्था जिन लोगों ने बनाई, सर विलियम जोन्स से लेकर उसके बाद तक के कई संशोधकों को इस लिपि के बारे में बहुत कुतूहल था, बहुत आकर्षण था, क्योंकि अशोका के जो स्तंभ थे, जिस पिलर पर वो लिखे गए थे वो गोल्डन पिलर थे, उसका रंग सुनहरा था और जिस लिखावट में लिखे गए थे उस लिपि को कोई पढ़ने वाला नहीं था। ये देखकर अंग्रेज लोग बेचैन होते थे कि भारत का इतिहास इस लिपि से उजागर हो सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जाने माने इतिहासकार माने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सर विलियम जोन्स की वो बात को लिखा है। उन्होंने ब्राह्मण लोग कैसे गुमराह करते आए हैं, खासकर कि प्राचीन भारत के इतिहास को लेकर कैसे गुमराह करते आए हैं, इसका हवाला देते हुए कहा कि सर विलियम जोन्स को जो प्राचीन लिपि मिली थी उसकी कॉपी बनाई गई और काशी बनारस के अंदर बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं और उन्हें भाषा पर घमंड होता है, तो ऐसे ब्राह्मणों को ऑफर दी गई कि जो कोई भी इस लिपि को डिकोड करेगा या पढ़ के बताएगा उनको बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो लालचवश ब्राह्मण लोग सर विलियम जोन्स के पास गए। लालचवश उन ब्राह्मण लोगों ने उस लिपि का नक्शे को लेकर गए, कुछ दिन तक रुके रहे और इनाम भी हासिल किया और एक डुप्लीकेट लिपि भी बना कर दिया और ये कहकर विलियम जेम्स को चुना लगाया, गुमराह किया कि ये जब पांडव लोग खांडव वन में चले गए थे तो उन्होंने ये लिपि सांकेतिक तौर पर हम कहाँ कहाँ गए चिन्ह के तौर पर लिख कर रखी है, ऐसा बताया और एक जाली लिपि की पोथी, एक जाली लिपि की नोटबुक सर विलियम जेम्स को दी गई और बाद के समय तक, यानी वहां से लेकर तो सर प्रिंसेप तक के समय तक के जो अंग्रेज अफसर थे या जो कोई संशोधक निष्ठापूर्वक इतिहास लिखना चाहता था, तो बनारस के ब्राह्मणों के द्वारा जो जाली नोटबुक बनाई गई, लिपि बनाई गई, इससे इतिहास संशोधक लोगों को शताब्दियों तक गुमराह किया गया। मगर सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा उस लिपि को डिकोड करना ये भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण साल माना जाता है। प्रिंसेप जी के जयंती के उपलक्ष्य में
एकेडमिक क्षेत्र में पढ़ाया तो जाता है, मगर उतना गौरव पूर्ण तरीके से नहीं बताया जाता। चाहे वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट हो, चाहे वो भारत के इतिहास लेखन करने वाले विभाग हो, वो सारे के सारे पाठ्यक्रमों पर ब्राह्मणों का नियंत्रण होने के कारण ब्राह्मण लोग प्रिंसेप जी के बारे में लिखते नहीं है या उनके बारे में गौरव हो ऐसा बताते नहीं। 1836-37 का साल है जब पहली बार सम्राट अशोका की धम्म लिपि का उजागर होना, ये भारत और दुनिया के लिए एक अद्भुत बात है। ये बात तो ब्राह्मण लोग जानते हैं। तो ब्राह्मण लोग इस स्वर्णमयी इतिहास को दबाने के लिए 1837 के साल को डार्क यानी काला दिन या काले स्वर्ण अक्षर की बजाय काले अक्षरों में लिखा जाए। 1837 का साल को ब्राह्मण लोग डार्क एज बताते। तो उसकी वजह वो ये लोग बताते हैं कि 1837 के दरमियान अंग्रेजी भाषा को भारत में लागू किया। सर मैकाले के द्वारा शिक्षा में अंग्रेजी भाषा लागू किया। तो ये वजह बताकर ब्राह्मण लोग 1837 को डार्क एज बताते हैं, मगर असली बात को छुपाते हैं। असली बात यह है कि सम्राट अशोक के लिपि को उजागर करना ये ब्राह्मणों के लिए दुखदायी बात है, पीड़ादायी बात है। इस वजह से वो इस साल को बुरा साल मानते हैं। यानी इतिहास को समझने के लिए ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण लोग किस तरीके से इतिहास के बारे में इंटरप्रेट करते हैं। सम्राट अशोक के लिपि को उजागर होना ये ब्राह्मणों के लिए दुखदायी या पीड़ादायी हो सकती है। 1836 के बाद 100 शताब्दी साल आया, यानी सर जेम्स प्रिंसेप के खोज को 100 शताब्दी वर्ष पूरे हुए। तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे और लाहौर में 1836 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर उनका एक सब्जेक्ट देकर, जिसका सब्जेक्ट था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इस सब्जेक्ट पर उन्हें बोलना था। तो इस सब्जेक्ट पर उन्होंने पहले रिटर्न में उनका स्पीच मांगा गया जात पात तोड़क मंडल के द्वारा, और उन्होंने रिटर्न में अपना स्पीच सादर किया। और जो स्पीच उन्होंने सादर किया उस स्पीच में एक स्टेटमेंट उन्होंने ऐसा दिया जिससे ब्राह्मणवादियों के लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। और वो स्टेटमेंट था, भारत का इतिहास डार्क एज है, भारत को इतिहास ही नहीं है, अंधकार युगीन इतिहास है जिसको ब्राह्मण गौरव मानते हैं, वो डार्क एज है, अंधकार युगीन इतिहास है। केवल मात्र मौर्य साम्राज्य को छोड़ दिया जाए तो भारत को इतिहास ही नहीं है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1936 में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इस स्पीच में स्टेटमेंट दिया। बाबा साहब अम्बेडकर का स्पीच डिलीवर होने के पहले उसकी प्रिंट कॉपी समाज में बांटी गई थी प्रतिक्रिया के लिए, और उन लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया। तो उस किताब में ये स्टेटमेंट निकालो, ये उन्हें आग्रह किया गया। और बाबा साहब के जो भी स्टेटमेंट थे वो सब कैलकुलेट करके उन्होंने लिखे थे, वो राजी नहीं हुए। और उसमें से जब उनकी किताब पब्लिश हुई तो मोहनदास करमचंद गांधी और विनायक दामोदर सावरकर ने
सम्राट अशोक का जिक्र आते ही प्रतिक्रिया दिया और सावरकर ने ये तक प्रतिक्रिया दी कि डॉक्टर अंबेडकर दूसरों के बाप को बाप मान रहे, अपने बाप को बाप नहीं मान रहे। यानी सावरकर और गांधी जैसे लोग सम्राट अशोक के प्रति क्या दृष्टिकोण रख रहे थे, ये इससे पता चलता है। 1836 तक सम्राट अशोक के प्रति जो तथाकथित आजादी के आंदोलन चला रहे थे गांधी, और जो अंग्रेजों के एजेंट बने हुए थे विदा सावरकर, माफी वीर सावरकर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। आज इतिहास ये बता रहा है, इतिहासकार ये बता रहे हैं कि भारत का फादर, भारत का राष्ट्रपिता अगर कोई है तो वो सम्राट अशोक है। और सम्राट अशोक भारत का राष्ट्रपिता क्यों है? क्योंकि सम्राट अशोक ने बनाए हुए 84,000 स्तूप और रॉक एडिक्ट, चाहे वो दीर्घ अभिलेख हो, मध्य अभिलेख हो या छोटे अभिलेख हो, जिसके द्वारा सम्राट अशोक ने केवल अपना ही इतिहास लिखकर नहीं रखा, बल्कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध का भी इतिहास लिख के रखा। तो अशोका के इतिहास को गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि समाज तो विकसित था, ये उसके दस्तावेजों से पता चलता है। मगर सम्राट अशोक के इतिहास के संबंध में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं रहता है, क्योंकि सम्राट अशोक के अभिलेखों से, शिलालेखों से क्रोनोलॉजिकल इतिहास, क्रमबद्ध इतिहास और ऑथेंटिक इतिहास मिलता है। ये बात आज कहने के लिए आसान है, मगर जब तक सम्राट अशोक की लिपि को डिकोड नहीं किया जाता, उसको पढ़ा नहीं गया, तब तक ये बात बहुत ही कठिन है, जटिल है। मगर उस लिपि को डिकोड करने का काम सर जेम्स प्रिंसेप महोदय के द्वारा किया गया। हम भारतीय लोग, हम भारत के बहुजन लोग सर प्रिंसेप जी को शतशः नमन करते हैं और उनके ऋण में हैं, क्योंकि ये महान काम, अद्वितीय काम उन्होंने किया। और आज के इस मौके पर हम जाहिर करते हैं कि आने वाले साल जब उनकी जन्म जयंती रहेगी, उनका स्मृति दिन रहेगा, तो उनका जन्मदिन और स्मृति दिन हम बहुत याद से मनाएंगे और उनके जन्मदिन पर मिठाई बांटी जाएगी। उनके जन्मदिन के अवसर पर व्याख्यानों का आयोजन किया जाएगा, संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और प्राचीन भारत के इतिहास पर जो पर्दा डाला गया था, इस महामानव ने उसको डिकोड किया। हम उनके शतशः ऋणी रहेंगे। इस बात को याद रखते हुए आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है और ये आज वर्चुअली किया जा रहा है, मगर आने वाले साल में इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ, जल्लोष के साथ उनकी जयंती को मनाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो जेम्स प्रिंसेप महोदय को केवल मात्र 41 ईयर का जिंदगी मिला और इतनी कम उम्र में उन्होंने जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उसमें उन्होंने धम्मलिपि को डिकोड करना और ग्रीक प्रदेश के आसपास जो खरोष्ठी लिपि है उसको डिकोड करने का महान कार्य किया। सम्राट अशोक के लिपि को डिकोड करने से केवल जम्बू द्वीप यानी प्राचीन भारत का ही इतिहास सामने नहीं आया, बल्कि देश दुनिया में अशोका का और बुद्धा का जो संदेश फैला, उस बात को जानने और समझने के लिए इस लिपि का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इलाहाबाद, दिल्ली, बिहार के अभिलेख को इकट्ठा किया गया। लगभग 7 अभिलेखों की
नक्शे को सामने रखा गया और उनकी लिखावट एक जैसी है, उनका रचना भी एक जैसी है। इसलिए इन अभिलेखों का अध्ययन किया जाए, ऐसा केवल प्रिंसेप महोदय को ही जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि अंग्रेज अफसरों में ये मानो कंपटीशन था। अब देखो, प्रिंसेप साहब जो है वो मिलिट्री विभाग में थे। सिक्स नेटिव इन्फेंट्री, इसके अधीन वो कम उम्र में प्रशासन में आए। सर मेजर जनरल कनिंघम महोदय ये भी मिलिट्री विभाग के थे, मेजर थे, कर्नल थे। और भारत में जितने बड़े शोध कार्य किए, उन शोध कार्यों में प्रिंसेप महोदय का और सर मेजर जनरल कनिंघम महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे देखा जाए तो ये मिलिट्री के बड़े अफसर है, इन्होंने ये महान कार्य किया। बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारियों में एक कंपटीशन लगता था और अभिलेखों की नक्शे उस समय में जेरॉक्स या फोटोकॉपी नहीं थी, बल्कि आर्टिस्ट लोगों के द्वारा उसकी नक्शे, उसकी लिखावट को एज इट इज लिखा जाता था और रॉयल एशियाटिक लाइब्रेरी में, रॉयल एशियाटिक संस्था को भेजा जाता था और उसको पढ़ने के लिए उसकी लिपियों के बारे में बहुत दीर्घ समय तक संशोधन कार्य चलता रहा। सबसे ज्यादा कार्य सांची के अभिलेखों पर हुआ और सांची के अभिलेखों के माध्यम से दान शब्द से जो उल्टा टी शब्द है, अंग्रेजी का जो उल्टा टी शब्द है, वो पाली भाषा में न शब्द से संबंधित है और दान शब्द से ये बात सामने आई। साथियों, पहली बात तो एक जॉर्ज टर्नर महोदय थे जिन्होंने महावंश के ऊपर लेख लिखा था। बाद में दीपवंश के ऊपर भी उनका विशेष लेखन रहा और टर्नर महोदय ने दीपवंश के ऊपर एक लेख लिखा, संशोधन लेख लिखा और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में उसको प्रकाशित करना था। तो उसके अंदर लिखी हुई बात को कितना सच माना जाए, इसके लिए प्रिंसेप महोदय ने उस लेख को प्रोफेसर हैरिस हेमन विल्सन को भेजा और विल्सन ने टर्नर की बात को मान्यता नहीं दी। टर्नर महोदय का कहना था कि भारत के इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए महावंश और दीपवंश को जानना और समझना जरूरी है। जो भारत से लगा हुआ जो श्रीलंकन देश है, वहां इस ग्रंथ की कॉपियां मौजूद है। भारत के अंदर जो बातें बताई जाती है वो किंवदंतियां है, पुराण को इतिहास नहीं है। इपिक्स को इतिहास का साधन नहीं माना जा सकता। तो भारत का वास्तविक इतिहास जानने समझने के लिए टर्नर ने दीपवंश के ऊपर लेख भेजा और प्रोफेसर विल्सन ने उनकी बात को मान्यता देने से इनकार किया। संभवतः यह है कि विल्सन को ब्राह्मणवादी लोगों ने भ्रमित किया होगा। टर्नर की क्या राय थी? टर्नर की राय थी, क्योंकि वहां मत प्रवाह चल रहे थे। एक मत प्रवाह यह भी था कि अशोक जो देवनाम प्रियदर्शी कहता है, ये कोई श्रीलंका का राजा होगा और उसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और उसने भारत में भी प्रचार किया। ये एक अनुमान थ्योरी थी और जिसका प्रभाव आरंभ में ज्यादा हुआ। मगर जॉर्ज टर्नर का यह दावा था कि देवनाम प्रियदर्शी ये विशेषण श्रीलंका के राजा ने स्वीकार किया है। उसका समय बहुत बाद का है
मगर देवनाम प्रियदर्शी जो व्यक्ति है वो भारत में ही पैदा हुआ है और उसके द्वारा प्रथम बौद्ध धर्म अपनाया गया और भारत के बाहर पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म फैलाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। ये जॉर्ज टर्नर का दावा था। फिर सांची के कुछ अभिलेखों को, कुछ नक्शों को इकट्ठा किया गया और उसके लिए खुली चर्चा का और सभी संशोधकों को, इतिहास लेखकों को, अफसर लोगों को न्योता दिया और ये चर्चा खुली चर्चा हो, इसीलिए प्रिंसेप महोदय ने अभियान चलाया। प्रिंसेप की इस खुली चर्चा का सभी इतिहासकारों ने स्वागत किया क्योंकि वो लिपि को डिकोड किए बगैर भारत का वास्तविक इतिहास लिखना सही नहीं होगा। कैप्टन विलियम मरे, इन्होंने प्रिंसेप के इस अभियान का खुलकर स्वागत किया। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप की भाषा के अध्ययन के कारण, दीर्घ अध्ययन के कारण, अनुभव के कारण अशोकन लिपि को डिकोड किया गया, जिसको अशोक धम्मा लिपि कहता है। इलाहाबाद, धौली, गिरनार अभिलेखों का बारीकी से अध्ययन किया गया और जो उसका प्रथम विशेषण आरंभ में आता था, देवनाम पिय पियदसी लाया हेव आह, यानी देवता के प्रिय, यानी बुद्ध को देवता कहा गया, देवता के प्रिय अशोक राजा का यह कहना है, ये उसका आरंभ होता। इतिहासकारों में ये भी बड़ा डिबेट का मामला रहा कि ऐसा राजा पैदा हुआ है क्या, देवनाम प्रियदर्शी, या इसका अशोक से संबंध है या नहीं है, ये भी विवाद का विषय बना। तो इस लिपि को डिकोड करने के कारण कुछ अभिलेखों को पढ़ा गया और कुछ अभिलेखों में अशोक नाम मिला, अशोक नाम मिला। जम्बू द्वीप नाम साउथ इंडिया के एक अभिलेख में मिला, तो ये सिद्ध हो गया कि ये राजा भारत में ही पैदा हुआ है, जम्बू द्वीप का ही है, ये मगध का राजा था। सम्राट अशोक कौन से समय पैदा हुआ, ये भी एक चर्चा का विषय, डिबेट का मुद्दा बना रहा। ब्राह्मण लोग तो घृणा से 11वीं और 17वीं शताब्दी में जो संस्कृत लिटरेचर मिला हुआ है, तो देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी और प्रियदर्शी, इसका संस्कृत रूप है प्रियदर्शी। तो संस्कृत लिटरेचर में प्रियदर्शी शब्द मिला, तो प्रियदर्शी शब्द की व्याख्या ये बताई जाती थी, जो संस्कृत अध्ययन करते थे बनारस में, उनको ये बताया जाता था कि प्रियदर्शी यानी मूर्ख, यानी कितनी घृणा ब्राह्मण लोगों को थी कि प्रियदर्शी शब्द से ध्वनित होता है जिसका दर्शन प्रिय है, फिर भी ब्राह्मणों ने उसके उल्टा लिखा, उसके उल्टा बोला कि उसका अर्थ मूर्ख होता। बुद्ध शब्द को ब्राह्मणों ने प्रचार में लाया, बुद्धू। अरे ब्राह्मण लोग अशोका से घृणा करते थे, इसीलिए प्रियदर्शी को उन्होंने मूर्ख कहा। बुद्ध से घृणा करते थे, इसीलिए उन्होंने बुद्ध को आम प्रचलन में गाली के तौर पर इस्तेमाल किया, बुद्धू। थेर को थेरड़ा या धेड़, थेर शब्द से थेरड़ा बना, थेर शब्द से धेड़ बना, यानी अछूतों को धेड़ कहा जाता था। वो अरबी शब्द नहीं है, वो थेर शब्द का अपभ्रंश शब्द है, जो एलोरा गुफा थी, बुद्धिस्ट गुफा, वो कई शताब्दी तक, ब्रिटिश आने तक उस गुफा को धेड़ों की गुफा कहा जाता था, विश्वकर्मा की गुफा कहा जाता।
यानी बौद्ध संकल्पना को ही विकृत करके समाज में प्रचार में लाया। जब मैं जिज्ञासावश लिपि के बारे में अध्ययन कर रहा था और खरोष्ठी भाषा के संबंध में, पाली भाषा के संबंध में ब्राह्मण इतिहासकार का जब मैं पढ़ रहा था, तो खरोष्ठी यानी गधों की भाषा, यानी धम्म लिपि को ब्राह्मी भाषा के रूप में बदनाम करना, यानी उसका ब्राह्मणाइजेशन करना, ये तो ब्राह्मणों का श्रेय नहीं है। अशोका की लिपि को पढ़ना, उसका डिकोड करना, इतिहास को सही ढंग से लिखने के लिए अशोका के लिपि का सही ढंग से विश्लेषण करना, ये ब्राह्मणों की बस की बात नहीं है। ना ब्रिटिश काल के समय में ब्राह्मणों ने उसके लिए कुछ योगदान दिया, ना ब्रिटिश के जाने के बाद इसके लिए योगदान दिया। पाली भाषा का ब्राह्मणाइजेशन किया, ब्राह्मी लिपि, ब्रह्म से उत्पत्ति बता, और खरोष्ठी भाषा का भी विकृतीकरण किया। मगर सर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा धम्म लिपि का डिकोड करना और अफगानिस्तान से आगे के एरिया में जो अशोकन पिलर्स है, अशोकन एडिक्ट है, उसका भी डिकोड करने का श्रेय प्रिंसेप महोदय को जाता है। इसीलिए दुनिया के लोग इनको महान इतिहासकार मानते हैं। ब्राह्मणों ने मौर्य, बुद्धा, अशोका, इनके इतिहास को लेकर कोई महान कार्य नहीं किया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ब्राह्मणों को बौद्धिक योग्यता वाले होने के बावजूद भी उन्होंने कोई बौद्धिक योगदान नहीं दिया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने बुद्धि के आधार पर, श्रेष्ठ बुद्धि के आधार पर घटिया माल का निर्माण किया, वर्ण व्यवस्था निर्माण की, और यहाँ के जो खत्तीय नाग थे उनको शूद्रों में गिनती किया, जाति व्यवस्था का निर्माण किया, छुआछूत का निर्माण किया, जंगलों में आदिवासियों को, यहाँ के मूल निवासियों को जंगलों में खदेड़ा, उनका सेग्रीगेशन किया, आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया। 11 करोड़ घुमंतु जनजाति आज भारत में है, जो आज नागरिक मौलिक अधिकार उनको नहीं मिलते हैं लोकतंत्र होने के बावजूद। घुमंतु जनजातियों का निर्माण किया, महिलाओं की गुलामी पैदा की। ये सब पैदा करने के लिए बौद्धिक योग्यता की जरूरत है। ब्राह्मणों में बुद्धि है, मगर कितने लेवल की बुद्धि है, ये घटिया माल पैदा किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों में बुद्धि जरूर है, मगर उन्होंने अपने बुद्धि का इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए किया। ये बौद्धिक वेश्यागिरी का काम उन्होंने किया। तो अशोका के बारे में, तथागत भगवान बुद्ध के बारे में जो उन्होंने ढक के रखा था, और अशोका के पिलर इसीलिए, वो लिपि इसीलिए बची रही क्योंकि वो पत्थर पर लिखी गई। ढेर सारे स्तूपों को, 84,000 स्तूप है भारत में जितने भी बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है, उसमें शंकराचार्य का समाधि स्थान भी है। और भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा यह प्रमाणित हो गया है कि शंकराचार्य जो प्रचंड बौद्ध कहता था, वो मरा भी अशोका के एक स्तूप, बनाए हुए स्तूप के अंदर उसने अपने आप को दफन करने की, जलाने क्यों कहा। और वो भी एक तथागत भगवान गौतम बुद्ध का स्तूप है, और जिसके अंदर बुद्ध की रिलिक कास्केट था। तो इससे स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण लोगों ने सम्राट अशोक के स्तूपों पर कब्जा किया। मगर वो जमीन में गाड़े गए स्तंभ या जमीन के ऊपर जो स्तंभ बचे रहे, तो सबके लिए जिज्ञासा थी। मुगल काल तक दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा से स्तूप लाए, हरियाणा से अशोका स्तंभ लाए, उखाड़ कर लाए, और जहां उसका किला है दिल्ली के अंदर, उसको स्थापित किया है, आज भी है। मेरठ के अंदर जो अशोका का स्तंभ मिला, वो स्तंभ को बहुत ही पैसा खर्च करके, हेवी मैन पावर लगाकर, घोड़े हाथी लगाकर उसको ढोकर लाया गया, और दिल्ली के अंदर
आज जो स्थापित है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो आज भी स्थापित है, मगर उसकी जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। दिल्ली के अंदर जो मेरठ का स्तंभ है, उसके वो हिस्टोरिकल स्तंभ है, उसकी जानबूझकर एएसआई के द्वारा उपेक्षा की जा रही है। तुगलक के द्वारा दिल्ली में जो हरियाणा से बहुत बड़ा स्तंभ लाया गया और विस्तारित लगभग 11 अभिलेख उसके ऊपर अशोका ने लिखे हुए हैं, वो स्तंभ को उसने मस्जिद के बगल में ही खड़ा किया है। आप अगर आज भी दिल्ली जाओगे तो आपको तुगलक के किले की जानकारी मिलेगी, भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा, मगर वहां पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने नमक खाया भारत के संविधान का, और भारत के संविधान में अशोका का जो शेर स्तंभ है, ये भारत का प्रतीक चिन्ह है, जो भारत की तमाम संस्थाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग भारतीय पुरातत्व विभाग। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो तुगलक के द्वारा जो किले में अशोक स्तंभ को स्थापित किया है मस्जिद के पास, उस स्तंभ के सामने जो भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड है, उसके ऊपर उन्होंने ये अशोक सम्राट मौर्य का स्तंभ है, ये लिखने का साहस तक नहीं किया, ये दुस्साहस किया है। जो प्रधानमंत्री डींगे हाँकता है लाल किले से, वो कितना नालायक प्रधानमंत्री है कि वो भी भारतीय पुरातत्व विभाग को सिंपल लेटर नहीं निकाल रहा है कि आप लोग मौर्य के स्तंभ का अपमान क्यों कर रहे हो। तो ये जानने और समझने के लिए जरूरी है। 8 शिलालेख 8 के द्वारा अशोका की लिपि डिकोड होने के कारण बुद्ध को जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ तो अशोका ने उसको संबोधि लिखा। अशोका की खासियत यह रही कि उसने 84,000 ये आंकड़ा ही क्यों चुना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो स्तंभ या स्तूप खड़ा कर सकता था, विहार बना सकता था, मगर उसने 84,000 ही आंकड़ा क्यों चुना? तो पाली साहित्य से आर्कोलॉजिस्ट के आधार पर यह सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक ने 84,000 इसीलिए चुना क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने अपने आयुष्य में यानी 36वें साल में उसको बोधि प्राप्त हुई, संबोधि प्राप्त हुई, तब से लेकर अंतिम सांस तक 84,000 सूक्तों का उसने रचना की और भिक्षु संघ के द्वारा उनके महान तत्वों का, सिद्धांतों का प्रचार किया। ये बात सम्राट अशोक भली भांति जानते थे, तो उन्होंने 84,000 ही आंकड़े में स्तूप बनाए। गीता के ऊपर भी बौद्ध धर्म का प्रभाव है। गीता मूलतः बुद्ध धर्म के 3 तत्वों से बनाई गई है। गाथा से गीता शब्द बना हुआ है, बुद्ध के जो वचन है गाथा है। धम्मपद, धम्मपद की नकल है गीता, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। भक्ति योग ये गीता के मूल आधार है और ये बुद्ध धर्म से चोरी की गई। साथियों, बौद्ध धर्म को मिटाने के लिए ब्राह्मणों ने काल्पनिक ग्रंथों का निर्माण किया। जब भी भारत का प्राचीन इतिहास ढूंढने का मौका मिलता तो ब्राह्मण लोग आज भी जहां भी बौद्ध गुफाएं हैं, जिन पर शताब्दी वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले या अभी के दिनों में जो कब्जा किया है, तो ब्राह्मण लोगों ने यह प्रचार लाया गया कि पांडवों की गुफा है। अब पांडव कहां घूमे? इतिहास ये बताता है कि पांडव दक्षिण भारत में आए ही नहीं, यानी वो तो काल्पनिक पात्र है, मगर काल्पनिक पात्रों का
अध्ययन करे, विश्लेषण करे तो पता चलता है कि महाभारत का जो वर्णन उसमें पाया जाता है, अफगानिस्तान से लेकर इंद्रप्रस्थ तक इसका वर्णन पाया जाता है, साउथ इंडिया का नहीं पाया जाता। रामायण को लिखते समय ब्राह्मण पंडितों ने साउथ इंडिया को ध्यान में रखकर लिखा, और जब महाभारत का रचना करने का समय आया तो उन्होंने गांधार प्रांत तक लिखा, इसलिए गांधारी ये नाम महाभारत में आपको आज भी मिलता है। तो ब्राह्मण लोगों ने इतिहास को लिखते समय एपिक्स को आधार बनाकर लिखा, और जो महाकाव्य रामायण महाभारत या पुराण, ये सारे के सारे बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ है। पुराणों में भी मौर्यों के, सातवाहन राजाओं के, गुप्तों के वंशावलियां मिल माझी स्क्रीन मोठी का? साथियों, टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ी रुकावट हुई थी। तो सम्राट अशोक की छवि को मिटाने के लिए ब्राह्मण इतिहासकार प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटिश चले जाने के बाद ब्राह्मण लोगों ने, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, राजवली पांडे हो, जायसवाल हो, आर.डी. भंडारकर हो, रोमिला थापर हो, इन जैसे शर्मा, पांडे, तिवारी, इन जैसे ब्राह्मणों ने योजना बनाकर अशोका की छवि को मिटाने के लिए योजना बनाकर प्लान किया गया। हम धन्यवाद मानते हैं सर प्रिंसेप महोदय के और सर मेजर जनरल कनिंघम महोदय के, कि उनके कारण अशोका का इतिहास, सच्चा इतिहास सामने आया, बुद्ध का सच्चा इतिहास सामने आया, और भारत के प्राचीन इतिहास को मजबूती से उन्होंने पेश किया, सादर किया। कलिंग का अभिलेख से और गिरनार के अभिलेख से अशोका का वास्तविक समय सामने आया। साथियों, प्रिंसेप महोदय ने कलिंग नाम ये कहाँ का है, इसकी पहचान करने के लिए मेगस्थनीज का जो इंडिया या इंडिका नामक जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में कलिंग का जिक्र था, इसीलिए उड़ीसा के अंदर ये जगह कलिंग यही है, ये उन्होंने बहुत दावे से कहा, और ये बात ऐतिहासिक दृष्टि से सिद्ध हुई। गिरनार के अभिलेख से अशोका ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने उसकी भारत की सीमा, उसके राज्य की सीमा कहां कहां पर है, उसका जिक्र किया। केरल के लिए शब्द प्रयोग, जो आज केरल शब्द है, ये मौर्यकालीन शब्द है, केरल पुत्र, उसका नाम है केरल पुत्र। महाराष्ट्र में पेतनिक, जो एक महाराष्ट्र में एक बड़ा औरंगाबाद जिले का एक तहसील है, आज एक व्यापार का केंद्र था, अशोक उसको पेतनिक कहता है।
भारत के तमाम जहां उसने राज्य स्थापित किया है, जहां उसने धम्म शासन का स्थापना किया, उन इलाकों का उसने जिक्र किया, बाउंड्री का जिक्र किया। और बाउंड्री के पास जो राज्य है, ग्रीक यवन देश के जो राज्य है, यौन प्रदेश के जो राज्य है, उनका भी जिक्र सम्राट अशोक ने गिरनार के अभिलेख में किया। एंटिओक्स और टॉलेमी के जिक्र की पहचान की गई और उसके आधार पर ग्रीक लोगों का इतिहास तो जिंदा था, ग्रीकों का इतिहास लिखित था और भारत का इतिहास तो जलाया गया था, विश्वविद्यालय को जलाया गया था और मनगढ़ंत बातों को, इपिक्स को, पुराण काव्य को वास्तविक इतिहास बताकर प्रचार किया गया था। और जहां पर मौर्यों की वंशावलियों को, सातवाहन और गुप्त राजाओं की वंशावलियों को पुराण में जिक्र किया गया था, उन पुराण के अंदर भी उनका ब्राह्मणीकरण किया था, इसलिए उसका वास्तविक नाम तो वहां आया ही नहीं। राजबली पांडे जैसा एक प्रोफेसर ने पुराणों को इतिहास मानने वाला एक किताब लिखा। आईडी भंडारकर जैसे ब्राह्मण लेखकों ने सातवाहनों का इतिहास पुराणों से ढूंढने का प्रयास किया। ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने कितने सारे साधनों का इस्तेमाल किया। आर्कोलॉजी का जन्म भी ब्रिटिश लोगों ने दिया। पाली लिटरेचर को अंग्रेजी में लाने का श्रेय भी उन्हीं लोगों का है। फॉस्वेल के द्वारा जातकों का अनुवाद किया गया और जातकों के अनुवाद करने के कारण पता चला प्रोफेसर वेबर को, और 1870 में ये डिक्लेयर कर दिया, जजमेंट हो गया कि रामायण जो काव्य है ये दशरथ जातक कथा की चोरी है। ब्राह्मण लोग चोट्टे चोर है, डाकू है। जो राम नाम का जो हमारे संत लोग जप जपते हैं, वो राम वाल्मीकि का राम नहीं है, बल्कि हमारे संत समता की बात करते हैं। उनके समय तक वो जो बोधिसत्व राम है, जो अनित्यता का सिद्धांत बताते, वही है। महाभारत 31 जातकों के द्वारा निर्माण की गई है। तो ये बातें आर्कोलॉजी के आधार पर कैसे पता चली? तो उन्होंने आर्कोलॉजी का भी अध्ययन किया, पाली लिटरेचर का भी अध्ययन किया और भारत के बाहर जहां जहां साहित्य है, चाहे चाइनीज हो, तिब्बत में हो, नेपाल में हो, या अरबी साहित्य में जो बौद्ध धर्म के संदर्भ मिलते हैं, या अरबी साहित्यकार ट्रैवलर भारत को कैसे देखते हैं, इसके आधार पर कंपैरेटिव स्टडी किया गया और भारत का वास्तविक इतिहास ब्रिटिश काल में लिखा गया। साथियों, ब्राह्मण लोगों ने क्या किया? सबसे बड़ा पाप ये किया। आज के मौके पर उस पाप का मैं भंडाफोड़ करना चाहता हूं। सबसे बड़ा पाप ये किया कि अशोका के अभिलेखों का इंटरप्रिटेशन करने का काम किया। बाबा साहब अंबेडकर बोलते थे, देश के सारे ब्राह्मण बहुत खतरनाक है, षड्यंत्रकारी है, मगर पुणे के ब्राह्मण महाबदमाश है। तो पुणे के ब्राह्मणों को महाबदमाश क्यों कहते थे? क्योंकि पुणे के ब्राह्मण बदमाश ही नहीं, बदमाश ब्राह्मणों की बस्ती है, ऐसा वो क्यों बोलते थे? क्योंकि पुणे ब्राह्मीस को जो अंग्रेजी में वो शब्द प्रयोग करते, पुणे ब्राह्मीस, ये पुणे ब्राह्मीस का मतलब है चित्पावन ब्राह्मण, कोकणस्थ ब्राह्मण। पुणे ब्राह्मीस मीन कोकणस्थ ब्राह्मण। तो जो आरडी भंडारकर है, इस आरडी भंडारकर ने अशोका के लिपि को डिकोड करने के बाद उसके अभिलेखों का अध्ययन करने वाला एक किताब लिखा, और ये किताब लिखने के लिए बनारस यूनिवर्सिटी के ब्राह्मणों ने उसको प्रोत्साहित किया। तो अशोका के अभिलेखों का मिस इंटरप्रिटेशन करने का कार्य
आर.डी. भंडारकर के द्वारा प्रथम किया गया। और आर.डी. भंडारकर ये कहता है अपनी किताब में, अशोका के अभिलेखों की व्याख्या करने वाले किताब में ये कहता है कि अशोक बौद्ध नहीं था, वैदिक था। यानी कितना बड़ा झूठ है। अशोका के अभिलेख में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि ब्राह्मण लोग हिंसा का प्रयोग करते हैं, त्योहारों में बलि देते हैं, यज्ञों के द्वारा बलि देते हैं। तो राजा अशोक ने जानवरों की बलि देने की जो परंपरा ब्राह्मण लोग करते हैं उसको पाबंदी लाई। एक तरफ वो ब्राह्मण लोग अशोका को शूद्र कहकर अपमानित करते हैं और दूसरी तरफ उसका ब्राह्मणीकरण करने में भी हिचकिचाते नहीं। दूसरी बात ये सामने आई कि सम्राट अशोक का ब्राह्मणीकरण करने के लिए जायसवाल, भांडारकर, राधा कुमुद मुखर्जी, त्रिवेदी, पांडे, तिवारी, वासुदेव उपाध्याय, ढेर सारे ब्राह्मण, इन सभी ब्राह्मणों ने मिलकर एक थ्योरी बनाई कि चाणक्य नामक एक व्यक्ति पैदा हुआ था और चाणक्य मौर्य घराने का गुरु था और चाणक्य के मार्गदर्शन पर ये पूरे देश भर में अभिलेख आपको दिखाई देते हैं। अशोका के लिपि में कहीं पर भी चाणक्य का जिक्र नहीं मिलता। अशोका के लिपि में चाणक्य का जिक्र नहीं मिलता। फिर किस आधार पर ये सम्मानित जो ब्राह्मण इतिहासकार है इन्होंने अशोका के साथ चाणक्य को जोड़ा? अशोक अपने लिपि को धम्म लिपि कहते हैं। अशोका ने कहीं पर भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। अशोका ने खुलकर अपनी विचारधारा बुद्ध के साथ जोड़कर बताई, समानतावादी व्यवस्था बताई। और जब संविधान बनाने का मौका मिला तो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान की पहचान अशोक के द्वारा करवाई। न्याय, समता, समानता, बंधुता और भाईचारा ये प्रियम्बल ऑफ ऑब्जेक्ट रखा। इसका ओरिजिन सम्राट अशोक है। भारत की पहचान सम्राट अशोक से है। मगर अशोका के साथ या चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दूर दूर का संबंध नहीं है चाणक्य का। 6ठी शताब्दी में जो मुद्रा राक्षस जो नाटक लिखा गया विशाखा दत्त के द्वारा, उस नाटक की जो किंवदंतियां हैं जिसमें मौर्यों की बदनामी की गई है, कायस्थों की बदनामी की गई है। कायस्थ का मतलब लेखक होता है और भारत के अंदर ब्राह्मण और कायस्थों का पुराना झगड़ा है। जो राजा के निकटस्थ होते थे, लेखनिक होते थे, लेखक होते थे, वो कायस्थ लोग हैं। और संभावना यही ज्यादा है कि कायस्थ लोग ये नामाभिमान भी मौर्य काल से शायद मिला होगा। कायस्थ भी बुद्धिस्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि नाटक को इतिहास का साधन बनाकर मौर्य घराने के साथ चाणक्य को जोड़ा, जो बहुत ही गलत है। अशोका की लिपि संस्कृत में नहीं है, अशोका की लिपि पाली में। चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में है। चाणक्य की लिपि, चाणक्य की जो पोथी मिली, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र का कॉपी मिला रिटर्न में, वो 1905 में मिली। अशोका की लिपि को डिकोड किया 1837 में। तो अशोका की लिपि में कहीं पर भी चाणक्य का जिक्र नहीं है। इसलिए चाणक्य काल्पनिक है, फेक कैरेक्टर है। मगर इन तमाम ब्राह्मण इतिहासकारों ने चाणक्य को मौर्य घराने के साथ संबंध जोड़कर चाणक्य के द्वारा मौर्य घराने का ब्राह्मणीकरण किया। नंद ये नाग राजा थे,
और नंद काल्पनिक नाटक के आधार पर एक लड़ाई दिखाई और चाणक्य अपने अपमान का बदला लेने के लिए नंद राजा का हत्या करता है, ये बताया। और ये बाद में प्रचार किया गया ब्राह्मणों के द्वारा कि नंद अंतम क्षत्रिय अंतम, यानी ब्राह्मण कहां तक क्षत्रिय है ऐसा मानते हैं। जब तक राजा नंद राजा था तब तक क्षत्रिय अस्तित्व में थे, यानी मौर्य राजा को वो क्षत्रिय मानते नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। और मौर्य राजा का चरित्र हनन करने के लिए उसको दासी पुत्र बताया, मोरी नामक दासी का पुत्र बताया। इस तरीके से आज जो वर्तमान में शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य जो अपने आप को कहते हैं, उन लोगों को इस बारे में सोचना होगा कि ब्राह्मण लोग मौर्य खानदान की बदनामी इतिहास लेखन के नाम पर करते हैं। और जायसवाल संस्थान, जिस जायसवाल ने मौर्यों के खिलाफ लिखा, बड़ी गजब की बात है कि बिहार में पटना म्यूजियम के पास जो घोर मौर्यों का विरोधी है उसके नाम से संस्था है, शोध संस्थान है। मौर्य लोग शाक्य वंशीय है और शाक्य जो वंश है, शाक्य प्राचीन वंश है और बुद्ध के ही नस्ल के थे मौर्य। मगर बुद्ध की घृणा करने के लिए मौर्य की घृणा करना बहुत जरूरी था, इसलिए ब्राह्मणों ने मौर्यों का चरित्र हनन किया। और मौर्य का ब्राह्मणीकरण करने के लिए जो काल्पनिक बात थी, नाटक को इतिहास का साधन बनाया और पाठ्यक्रमों के द्वारा, इतिहास लेखन के द्वारा मौर्यों का ब्राह्मणीकरण करके ब्राह्मण लोगों ने अपना उल्लू सीधा कर लिए, अपना वर्चस्व कायम किया। तो पहली बात यह है कि मौर्यों का चाणक्य के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि चाणक्य नामक कोई व्यक्ति इस धरातल पर पैदा ही नहीं हुआ है। हम लोगों ने पिछले साल, इसी साल अप्रैल माह के 15 अप्रैल को गिरनार में, सौराष्ट्र में जहां सम्राट अशोक का शिलालेख है, गिरनार में सम्मेलन लेकर कहा कि जो कोई ब्राह्मण हमारे सिद्धांत को खारिज करेगा उसको 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। अभी तक कोई ब्राह्मण ने हमारी चुनौती को स्वीकार नहीं किया। जैसे विलियम जोन्स के समय में अशोका की लिपि को संस्कृत की लिपि बताकर, महाभारत की लिपि बताकर जाली लिपि पेश किया पैसे हासिल करने के लिए, आज भी ब्राह्मणों को चुनौती है कि पैसा लो और सिद्ध करो कि चाणक्य पैदा हुआ था। चाणक्य नामक कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था, वो काल्पनिक कैरेक्टर है। ये बात हम लोगों ने इतिहास को सही ढंग से प्रस्तुत करके वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये 3 खंडों में इतिहास लिखकर ये प्रमाणित कर दिया और ब्राह्मणों को चुनौती दिया कि चाणक्य नामक कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं। चाणक्य का मतलब क्या है? अगर चाणक्य इतना महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, जैसे अशोका नाम हर कोई रखता है, राहुल नाम हर कोई रखता है, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी को लगा मेरा बच्चा पैदा हुआ है, बिना किए हुए उसकी प्रसिद्धि पैदा होती ही उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी अपने नाती का नाम, राजू के बच्चे का नाम राहुल रखा। अडानी देखो उसका नाम गौतम है। कुछ किए बगैर जो विश्व प्रसिद्ध नाम है, ब्राह्मण बनिया लोग उसको स्वीकार करते, विश्व प्रसिद्ध, कुछ करने धरने की जरूरत नहीं। तो उसी जैसा अशोका बुद्धा का नाम, राहुल का नाम आम प्रचलन में भारत में हर जगह नजर आता है, उसी तरह ब्राह्मण लोग चाणक्य, कौटिल्य ये नाम क्यों धारण नहीं करते? क्योंकि कुटिल शब्द से कौटिल्य शब्द बना है, चाणक्य शब्द से चलाक
चालाक यानी षड्यंत्र का शब्द से चाणक्य शब्द बना है, कुटिल शब्द से कौटिल्य शब्द बना हुआ है। ये पावका ने भी एक्सेप्ट करता है, जिसने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा। मगर ये आदमी मक्कार इतिहासकार है। इतिहास के नाम पर उसने काल्पनिक बातों को महत्व दिया, चाणक्य को महत्व दिया, और बृहद्रथ की हत्या शुंग के द्वारा करना इसको गौरवशाली लिखा। धर्मशास्त्र के इतिहास के नाम पर केवल ब्राह्मण का इतिहास धर्मशास्त्र का इतिहास है, जैन का इतिहास, बुद्धिस्टों का इतिहास कहा गए? तो ब्राह्मण लोग इतिहासकार नहीं हो सकते, वो मक्कार हो सकते, धोखेबाज हो सकते, षड्यंत्रकारी हो सकते। ग्रियर्सन जब भाषा का अध्ययन कर रहे थे, जब वो मैथिली ब्राह्मण से मिले, तो उन्होंने अपना मैथिली ब्राह्मण के बारे में अपना ओपिनियन बताया, ब्राह्मण के कैरेक्टर के बारे में बताया। ब्राह्मण चेहरे से भोला भाला दिखाई देता है, मगर वो हृदय से कसाई होता है। महज 2 रोटी के टुकड़े के लिए वो अपने भगवान को तक बेच देता है। यानी ब्राह्मण कितना मक्कार होता है, ये आज भी आप देख सकते हो। बालाजी के मंदिर में जाओ, आम लोगों के लिए लंबी लाइन है, ज्यादा पैसे देते हो बड़े बड़े मंदिरों में, 10,000, 15,000, 20,000 के नाम पर मिनटों में आपको भगवान के गर्भगृह में लेके जाते हैं और भगवान के सामने भ्रष्टाचार करते हैं। ब्राह्मण को शर्म नहीं आती? यही बात अयोध्या में ब्राह्मण कर, तो यह बात सामने होती है कि चाणक्य पैदा नहीं हुआ, और आज एक महान इतिहासकार के 222वें जन्म जयंती के अवसर पर हम ब्राह्मणों को चुनौती देते हैं कि अभी भी आप लोगों को प्राइज जीतना है तो 10 लाख की बजाय हम 1 करोड़ का इनाम घोषित करते हैं। हमारा दावा है कि चाणक्य या कौटिल्य पैदा ही नहीं हुआ। ये हमारा चुनौतीपूर्ण संशोधन है। इस संशोधन को झूठा साबित करे या हमारे संशोधन को खारिज करने वाला कोई भी ब्राह्मण आ जाए और वो सिद्ध करे तो 1 करोड़ इनाम पा सकता है। इस मौके पर यह बात कहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ब्राह्मणवादी बातों का हमारे बहुजन समाज के लोगों के दिल दिमाग पर बहुत गहरा असर है। ब्राह्मणों ने इतिहास लिखते समय जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए उनका ब्राह्मणीकरण किया। जैसे अशोका मौर्य घराने के साथ चाणक्य को जोड़ दिया। फिर सभी इतिहासकारों ने लिखा अशोक हॉस्पिटल बना रहा है, अशोक रास्ते के 2 तरफा रस्तों के किनारे बड़े बड़े छायाधारी पेड़ लगा रहा है, जन कल्याणकारी योजना का जिक्र अभिलेख में कर रहा है। तो ब्राह्मणों ने इसकी व्याख्या कैसे की? तो ब्राह्मण कहते हैं ये सारी बातें कौटिल्य के फलाना फलाना अध्याय से प्रभावित है। अरे जो काल्पनिक है उसका संबंध, आप काल्पनिक बातों का संबंध इतिहास के साथ जोड़कर अगर बताओगे तो सच्चा वास्तविक इतिहास भी बाद में काल्पनिक लगेगा। तो इसीलिए ये बात को इस मौके पर हमें खारिज करना बहुत जरूरी है। ये संदेश इस कार्यक्रम के मौके पर हम देना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, रोमिला थापर के द्वारा जो डिक्लाइन एंड फॉल्स ऑफ मौर्य एम्पायर जो किताब लिखा, वो बिल्कुल गलत बातों पर लिखा गया है या सम्राट अशोक के अभिलेखों को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया है और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ दिखाया है। रोमिला थापर एक बड़ी जानी मानी इतिहासकार मानी जाती है, कम्युनिस्ट विचारधारा की इतिहास मानी जाती है, और कम्युनिस्ट लोग अपने आप को निधर्मी बताते हैं। धर्म को अफीम बताने वाले ब्राह्मण इतिहासकार, प्रकाश इतिहासकार लोग, जब कम्युनिस्ट इतिहासकार जब अशोका के ऊपर लिखते हैं, बुद्धा के ऊपर लिखते हैं, तो वो विचारधारा वाले कम्युनिस्ट होते हैं, मगर वास्तविक रूप से बुद्ध अशोका की घृणा करते हैं। इसका प्रमाण है रोमिला थापर के द्वारा लिखा गया इतिहास, जिसको हमने सिरे से खारिज कर दिया। रोमिला थापर ने तो
अशोका का बुद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं था, ऐसा झूठा लिख दिया। बल्कि अशोका के शिलालेखों से यह प्रमाणित हो गया कि अशोका कट्टर बौद्ध धर्मीय था और उसने बुद्ध धर्म का प्रचार भारत और भारत के बाहर किया। अपना लड़का और लड़की को श्रीलंका में भेजा, बोधि वृक्ष की प्लांट किया गया दूसरे देश में। अशोका के कारण ही बुद्धा के 4 पवित्र स्थल को प्रोटेक्ट किया गया। अशोका ने धम्म यात्रा का आरंभ किया और अशोका केवल भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक महान व्यक्ति है, जिसके कारण सभ्यता प्राचीन काल में पूरे देश दुनिया में फैली और बौद्ध धर्म को खत्म कर दिया। ब्राह्मण लोग चूहे की तरह बिल में जाकर छिप गए, वर्ण व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। यह एक कारण है ब्राह्मण इतिहासकार अशोका के बारे में घृणा क्यों करते। तो रोमिनाथ थापर ने जो बातें बताई है, अशोका के अभिलेख उस बातों को खारिज करते हैं। अशोका ने बौद्ध धर्म को आम जनता में फैलाया, दुनिया में फैलाया, और कितना बुद्ध धर्म का अनुयायी था उसने अपने अभिलेखों में लिखा। और जो ब्राह्मण लोग बौद्ध भिक्षु संघ में घुसे थे, 9 माह तक समीक्षा चली और 60,000 जो फर्जी भिक्षु थे, ओरिजिनल ब्राह्मण लोग थे, उन फर्जी ब्राह्मण भिक्षुओं को बौद्ध संघ से निकाल दिया। और ये अभिलेख उसने सारनाथ और सांची में खुदवाए और उसकी प्रतिलिपि आप अपने घरों में रखो, ऐसा उपासकों को कहा। और बौद्ध धर्म को ब्राह्मणीकरण करने से अशोका ने बचाया। ये वजह भी है ब्राह्मण इतिहासकार अशोका के बारे में घृणा करते हैं। आर्कोलॉजी की अगर आप बात करें, आज वर्तमान में आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आरएसएस बीजेपी का एक रखा हुआ संस्थान लग रही है। ये लोकतांत्रिक संस्था है, मगर वर्तमान भारतीय पुरातत्व विभाग ये आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा इनका मिसयूज किया जा रहा है, नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और जिन जिन इतिहासकारों को बीजेपी के लोगों ने पैसा दिया, पद प्रतिष्ठा दिया, उन लोगों ने अपने आप को बेच दिया। बीबी लाल देखो, जाना माना आर्कोलॉजिस्ट है बीबी लाल। आज बीबी लाल मोहन भागवत के पैरों तले हैं। जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बना, वो व्यक्ति आज ब्राह्मण के खेमे में है। जो डायरेक्टर बनकर रिटायर्ड है, बूढ़ा हो गया है, सटिया गया है, अपने बुद्धि को बेच दिया है। बाबा साहब अंबेडकर बेवजह नहीं कहते थे कि ब्राह्मण लोग अपने बुद्धि का व्यवसाय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बीबी लाल ने इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन किया, आरएसएस को माहौल बना के दिया। और जो डिस्प्यूटेड साइट थी अयोध्या में, जहां पर अशोका के 5 बड़े बड़े स्तूपा है, उन जगहों पर कब्जा करने के लिए बीबी लाल जैसे व्यक्ति ने साथ सहयोग दिया। वो आज उधर है। बुद्ध शरण और मांझी जैसे लोगों ने भी जो 2002 में उत्खनन किया और उस रिपोर्ट में प्रमाणित हो गया कि डिस्प्यूटेड अयोध्या की साइट यह पूर्णतः बौद्ध साइट है, इसके बावजूद उन लोगों ने ब्राह्मणों को, आरएसएस को कब्जा करने के लिए मदद किया। और जिन 2 आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने उत्खनन किया, उसमें से एक शख्स ने 2003 में महाशिवरात्रि के दिन जो डिस्प्यूटेड साइट अयोध्या के नजदीक नागेश्वर नाथ टेम्पल है, उसके अंदर जो शिवलिंग है
जिसको मेजर जनरल कनिंघम ने अशोका का स्तंभ का हिस्सा माना, शीर्ष स्तंभ का हिस्सा माना, जिसको उल्टा गाड़ कर उल्टे कमल की तरह रखा और नीचे अशोका का शेर है जो स्तंभ के ऊपर आसनस्थ होता है, उसको उल्टा गाड़ा और जो कमल का जो हिस्सा है उसको उन्होंने शिवलिंग कहा। वो कैसे भी शिवलिंग नजर नहीं आता। दिलीप चक्रवर्ती जैसे जाने माने विश्व विख्यात इतिहासकार ने भी यह मान्य किया कि नागेश्वर नाथ टेम्पल में क्या है, वो अशोका का स्तंभ है। मगर 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने दिलीप चक्रवर्ती को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया। दिलीप चक्रवर्ती अब चुप है। कई सारे ब्राह्मण इतिहासकारों को जब अयोध्या मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा था, उन इतिहासकारों को खरीदा गया। उनके किताबों में जो बातें कही गई थी उसके खिलाफ उनको ओरल स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया। आर्कोलॉजिस्ट लोगों का इस्तेमाल किया गया। तो आज वर्तमान में यह दिखाई दे रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग शून्य संस्था हो गई है, उसका उपयोगिता मूल्य शून्य हो गया है और ब्राह्मण राज की स्थापना करने के लिए मोहन भागवत भारतीय पुरातत्व विभाग के लोगों को नचा रहा है। राखीगढ़ी में जो साइट मिला, आज भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा वहां बोर्ड लगाया गया है जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता है उसका हिस्सा है, मगर उसके ऊपर आज लिखा गया ये वैदिक सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता है। ऐसा शब्दों का प्रयोग भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है जो अत्यंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और केवल काल्पनिक है। वैदिक सभ्यता कैसी हो सकती है? सभ्यता में सिविलाइजेशन, जिसको अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहा जाता है, वैदिक सभ्यता कैसी हो सकती है? इंडस सिविलाइजेशन हो सकता है, बुद्धिज्म एक सिविलाइजेशन का पार्ट है। वैदिक कैसे सिविलाइज हो सकते हैं? ब्राह्मण कह रहे एक मुंह से पैदा हुआ ब्राह्मण है, बाहु से पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, कमर से पैदा हुआ वो वैश्य है, पैर से पैदा हुआ वो शूद्र है। ओबीसी को कह रहे तुम 3 वर्ण की सेवा करना है तुम्हारा धर्म है। तो ब्राह्मण सिविलाइज कहां है? ब्राह्मण लोग अपने आप को श्रेष्ठ किस आधार पर कहते हैं? ब्रह्मा के मुंह से पैदा होना? क्या संघ शाखाओं में ब्राह्मण लोग अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा करते हैं? इसका कोई लाइव टेलीकास्ट दिखाएंगे? क्या मोहन भागवत ने अपने मुंह से, अपनी बीवी से, अपने घर की महिला से बच्चा पैदा करने के बजाय अपने मुंह से बच्चा पैदा किया? ऐसा तुम दिखाओगे लाइव टेलीकास्ट डीडी चैनल से? ब्राह्मण लोग मिथ्या बातों को इतिहास का आधार मानते हैं, गैर बराबरी को इतिहास का पाठ मान रहे हैं और इस देश में वर्ण व्यवस्था को दोबारा स्थापित करने के लिए, वर्ण व्यवस्था को सभ्यता, जाति व्यवस्था को सभ्यता, उच्च नीचता को सभ्यता, महिलाओं को दासी बनाकर उपभोग की वस्तु मानने वाले लोगों को, महिलाओं को बेचने वाली व्यवस्था को, घटिया व्यवस्था को सभ्यता कैसे माना जा सकता है? मगर भारतीय पुरातत्व विभाग वैदिक सभ्यता, सरस्वती सभ्यता कहकर अपनी गरिमा को कलंक लगा रहे हैं। ऐसे ईएसआई के अधिकारियों को या डायरेक्टर को गधे पर बिठाकर उसके गले में माला डालकर उसका दिल्ली प्रांत में उसकी असलियत लोगों को दिखानी होगी। ये भारतीय पुरातत्व की जिम्मेदारी नहीं है कि एपिक्स को इतिहास माना जाए, काल्पनिक बातों को इतिहास माना जाए। तो इस मौके पर भारतीय पुरातत्व विभाग की असलियत को मैं बताकर मेरी बात को मैं खत्म करना चाहता हूं। मगर सर प्रिंसेप जी के जन्म जयंती के अवसर पर, 222वें जन्म जयंती के अवसर पर
ये संदेश मैं मूल निवासी बहुजनों को देना चाहता हूं कि कब तक आप ब्राह्मणों के लिखी हुई बात को इतिहास मानोगे? कब तक उनकी बातों को आप झुटलाओगे नहीं? ब्राह्मण ना सभ्य होता है, ना सुशील होता है, ना संस्कारी होते हैं। चाहे वो प्रगतिशील ब्राह्मण हो, चाहे वो सनातनी ब्राह्मण हो, उन लोगों का एक ही मकसद है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कायम कैसे रखना। चाहे वो समाजवादी इतिहासकार हो, चाहे वो मार्क्सवादी इतिहासकार हो, चाहे वो पुनः ओक जैसे घटिया आरएसएस के ब्राह्मणवादी इतिहासकार हो, इन सारे ब्राह्मणों का एक ही मकसद है कि ब्राह्मणवाद को हावी रखना, झूठवाद का प्रचार करना और वास्तविक इतिहास पर पर्दा डालना। आज के इस मौके पर मैं तमाम मूल निवासी बहुजन लोगों को, युवाओं को, बहुजनवादी साहित्यकारों को अपील करना चाहता हूं, ब्राह्मण की लिखी हुई बात को नकारो, उनकी झूठी बात को झूठ कहो और आपका गौरवशाली इतिहास जिसके साधन आज पूर्णतः मौजूद है, अपने गौरवशाली इतिहास को ढूंढो, अपनी प्राचीन गरिमा को ढूंढो और उस इतिहास को प्रेरणा बनाकर विदेशी ब्राह्मणों से भारत को आजाद करने का प्रण लो। ये कार्य आपको करना होगा। देश का प्रधानमंत्री संविधान से बंधा हुआ है, वो लोकतांत्रिक पद है, मगर जब देश का प्रधानमंत्री ही भारत के राष्ट्र चिन्हों को प्रतिमाएं बनाकर विकृत करे और उसके सामने ब्राह्मणों के सामने मुंडी हिलाए और ब्राह्मण जो मंत्र कर रहा है, बकवास कर रहा है, उसके आधार पर, ब्राह्मणों की उंगली के आधार पर जो नरेंद्र मोदी नाच रहा है, उसको प्रधानमंत्री कैसे माना जा सकता? वो तो ब्राह्मणों के द्वारा नाच रहा है, वो भारत के राष्ट्र के प्रति का अपमान कर रहा है। भारत के राष्ट्र के प्रति का जब अपमान हो रहा है, भारतीय पुरातत्व विभाग मौन धारण क्यों किया हुआ है? क्योंकि उस राष्ट्र का चिन्ह भारत के हर ऑफिसेस में है और भारतीय पुरातत्व विभाग जिस अशोका को आधार बनाकर बनाया गया है, वो चुप क्यों है? इसीलिए मैं भारतीय पुरातत्व विभाग का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाहिर धिक्कार करता हूं और बहुजनवादी इतिहासकारों को आगे आना होगा और सच्चे इतिहास के लिए आग्रही रहना होगा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, ब्राह्मणों के द्वारा बोला गया, वो सब झूठ है। हमारा इतिहास आज भी अशोका के अभिलेखों में है, आज भी उसकी व्याख्या करना बाकी है, आज भी वो प्राचीन विरासत हमें बुला रही है और वो विरासत मिटाने के लिए मोहन भागवत, आरएसएस, बीजेपी जैसे ब्राह्मण लोग उसके ऊपर जोर जबरदस्ती से कब्जा कर रहे हैं। मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो अभिलेख पढ़ने वाले जिसके लिए पोस्टिंग होती है, एएसआई के द्वारा वो विभाग बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों को डर है कि वो विभाग जिंदा रहा तो नए नए अभिलेखों की खोज होगी, उसको पढ़ने वाले लोग आगे आ सकते हैं। तो ब्राह्मण लोग भारत की सभ्यता संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क आंदोलन चला रहा है और भारत की प्राचीन सभ्यता विरासत को विकृत करना, नष्ट करना, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती से कब्जा करना। मद्रास हाईकोर्ट के मुनियप्पन स्वामी के जो विवाद का मामला था, उस मूर्ति को उकेरा गया तो उसके अंदर से बुद्ध सामने आए। यही हालत अयोध्या की है, यही हालत भारत के तमाम मंदिरों के अंदर है, सोमनाथ मंदिर के अंदर है, बालाजी मंदिर के अंदर है। इसीलिए बौद्ध विरासत को बचाने के लिए जो भारत मुक्ति मोर्चा ने 15 अक्टूबर को आरएसएस के मुख्यालय पर लाखों की तादाद में जो मोर्चा निकाला है, उसको बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जाहिर रूप से समर्थन करता है और 15 अक्टूबर के दिन हम लोग बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग भारत मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर
भारी तादाद में संघ मुख्यालय को घेरने का काम बड़े गौरव के साथ करेंगे। इस विरासत को बचाने के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो भी वो कुर्बानी हम गौरव से देंगे। अशोका का वो विधान मुझे याद आ रहा है। अशोका ने अपने अभिलेखों में लिखा, जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक बुद्ध धम्म संघ का नाम रहेगा। यही बुद्ध का संदेश उसने अभिलेखों में लिखा है। वही बात में दोहराकर मेरी बात को विराम देता हूं। इस विरासत को हम बचाएंगे और ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, इसी से भारत की पहचान है। और दुनिया के लोग बुद्धा और अशोका की भूमि पर नतमस्तक इसी कारण होते हैं। आप अपने आप को गौरवशाली माने कि आपका जन्म भारत की धरती में हुआ, तो आपके पैदा होने का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। आप जानवरों की तरह पैदा हुए हो और जानवरों की तरह मरोगे तो आपका कोई इतिहास नहीं होगा। मगर जब आप अपनी बौद्ध की विरासत, अशोका की विरासत, अशोका के प्रतीकों को बचाओगे तो यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्र का सम्मान है। संविधान में अशोका के प्रतीकों को ही राष्ट्र के प्रतीक माना है। इसको बचाना हर एक की जिम्मेदारी है। आज के मौके पर मैं यही संदेश देकर मेरी बात को विराम देता हूं। आपने डॉक्टर प्रताप चाट से, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल नेटवर्क, माननीय इतिहासकार है, जाने माने इतिहासकार डॉक्टर प्रियदर्शी जी के द्वारा भी जो जानकारी आपको दी, आपने उसको सुना। और यह कंक्लूड करते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आपने मेरी बात को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।